Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास 1808 में एक साइंटिस्ट आए थे, जॉन डेल्टन। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। एटॉमिक मॉडल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम इज कंप्राइज्ड ऑफ, या मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको उसने एटम का नाम दिया। और उन टाइनी पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कि सारे के सारे सेम, यानी कि हमारे पास कोई मैटर है, उसने कहा कि उस मैटर में वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि एटम्स, और वो एटम सारे के सारे आइडेंटिकल है, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसकी उनकी थ्योरी गलत हो गई। अलबत्ता उन्होंने एक जो है हमें एक राह दिखाई थी, कि मैटर में कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बात हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 1904 में जे जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल पेश किया और उसका नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल होता क्या? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि एटम जो है, एटम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव पार्टिकल्स जो है ना, रिजेंबल कर रहे हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लें, कोई कपकेक होता है ना, कोई कपकेक, तो कोई कपकेक है, उस कपकेक के ऊपर वो जो चोको बार्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कि जो चोक बार्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव पार्टिकल्स है, और वो जो कपकेक है वो एटम है, और उसके साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। किस तरीके से उसने मैं अगर यहाँ पर एक शेप बना दूं, जैसे कि मेरे पास ये शेप है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसने कहा कि इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से रिजेंबल कर, और उसने कहा यूनिफॉर्मली, तो पूरा का पूरा एटम फिर हमारे पास जो है न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन उसी बात को जो है, उसी बात को सही करने के लिए उन्हीं के एक शागिर्द थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल अपना पेश किया। उन्होंने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कब पेश किया था? 1911 में अपना एक मॉडल पेश किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं है, प्लम पुडिंग मॉडल गलत है, इस तरीके से नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एटम है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल में ये हाइड्रोजन एटम है, और इसमें न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में उसने कहा कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, यानी कि प्रोटॉन है हमारे पास। ठीक, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो उसने ये बात किसने? रदरफोर्ड ने बताई। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तो किसी हद तक ठीक था, लेकिन उसमें कुछ मसले आ रहे थे, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे। सबसे जो बड़ा डिफेक्ट था, वो डिफेक्ट ये था, उसने उसने जो है ना एग्जांपल दी। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज होता है, और वो जैसे जैसे रिवॉल्व करता जाएगा, तो वो चार्ज जो है इमिट करता जाएगा। इमिट करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल ये इमिट कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ये रिवॉल्व कर रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना खाना खा लेते, एक वक्त का खाना खा लेते, और वो एक वक्त का खाना कब तक चलेगा? वो एनर्जी कब तक चलेगी? आपने कोई एनर्जी ले ली, वो एनर्जी कब तक चलेगी? एक दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। तो उसने भी यही कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और साथ में एनर्जी रेडिएट करे जा रहा है,
तो फिर क्या होगा, वो एक वक्त आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये बात आई थी। दूसरा उसने उसका डिफेक्ट क्या था, उसने कहा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, यानी कि एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट कर, ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये डिफेक्ट आया था। अब इस डिफेक्ट को हटाने के लिए नील बोहर हमारे पास आए। नील बोहर ने ये डिफेक्ट्स हटाए, मेनली उन्होंने फोकस इनके डिफेक्ट्स पर किया, रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स पर। कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा होता। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो एनर्जी न रेडिएट करेगा न एब्जॉर्ब करेगा। बात आ रही है समझ में? एनर्जी ना वो निकालेगा ना वो लेगा, न रेडिएट करेगा न एब्जॉर्ब करेगा, अनटिल अनलेस कि वो अपने घर से निकलकर दूसरे घर में चला जाए। मतलब यह है कि अपने ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, फिर जाकर ये एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बात थी हमारे पास नील बोहर की। तो नील बोहर हमारे पास आज का टॉपिक है, नील बोहर। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी और पेंसिल ले हम उनके कुछ पोस्टुलेट्स लिखेंगे। पोस्टुलेट लिखने के बाद पोस्टुलेट्स को समझेंगे, फिर उनकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो हमारे पास है नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो बोहर ने पेश किया था। स्टार्ट करते हैं हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इन 1913 डेनिश साइंटिस्ट नील बोहर resolved the defects in Rutherford atomic model। 1913 में एक डेनिश साइंटिस्ट थे नील बोहर, उसने क्या किया, उन्होंने एक अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, लेकिन किसके बेस पर? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेस पर। जो डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को उनको रिजॉल्व करके उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। ठीक है, अच्छा, इसका बेस किस पर था, ये किस चीज पर इन्होंने बेस करके बेसिस किस चीज पर बनाया था? ठीक है, तो बेसिस जो इनका था वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इट वाज based on Planck's quantum theory। जो मैक्स प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी उस पर बेस कर रहा था। ठीक है, पोस्टुलेट्स पे जाने से पहले ना कुछ हम इसको खुद से समझ लेते, फिर उसके बाद पोस्टुलेट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखें बोहर ने किया क्या था। बोहर ने कहा कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और उसके इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास शेल्स है। ठीक है, हमारे पास शेल्स है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जो है ना रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या होगा, वो यहीं पर ही घूमता रहेगा, वो अपनी न कोई एनर्जी जो है ना रेडिएट करेगा, ना एब्सॉर्ब करेगा, ना वो अपनी जगह चेंज करेगा, इसी जगह घूमता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये हायर ऑर्बिट है, ये बिल्कुल हायर ऑर्बिट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जंप लगाता है, ठीक है, अपने पड़ोसी घर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और वो लोअर ऑर्बिट है, तो क्या होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर यहाँ आने की कोशिश करेगा तो एनर्जी इमिट करेगी, यानी कि दे देगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है,
तो वो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहा है इस ऑर्बिट में, हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, तो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। ठीक, उसने एक बात ये की, उसने कहा कि अगर वो अपने घर में मूव कर रहा है तो एनर्जी न वो इमिट करेगा न एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन अगर वो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, फिर एनर्जी इमिट करेगा, अपना अगर घर चेंज कर रहा है। और अगर वो क्या कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन अगर अपने घर में घूम रहा है तो कुछ नहीं करेगा। फिर उसने फिक्स जगहें बताई, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, उसने वो बताने की कोशिश की। फिर उन्होंने उसके बेस पर एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑर्बिट्स है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, इसके साथ ये ऑर्बिट्स, ये 1 2 3 4, इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको हम शेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल, या हमारे पास शेल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ऑर्बिट, एनर्जी, तीनों नाम है इसका। तो हम इसको, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके साथ ये पहला शेल, तो n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास दूसरा शेल n इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास तीसरा शेल n इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास चौथा शेल n इज इक्वल टू 4। उसने कहा कि किसी भी एटम के पास फिक्स शेल होते हैं, फिक्स शेल, किसी भी एटम के पास फिक्स शेल होंगे, ऐसा नहीं है कि दो होंगे तीन होंगे, नहीं, फिक्स शेल होंगे, किसी हर एटम के पास अपने अपने शेल्स, और वो डिपेंड करता है, फिर वो पीरियड नंबर पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन बनाता हूँ, हाइड्रोजन हमारे पास पहले पीरियड है, पहले पीरियड में तो ये इसका न्यूक्लियस है, और पहले पीरियड में तो वो एक शेल होगा, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। बात आ रही समझ में। आते हैं पोस्टुलेट की तरफ। पहला पोस्टुलेट हमारे पास, ईच एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट्स in which electron in which electrons in which electrons revolve around the nucleus in fixed circular path। बात वही हो गई कि हमारे पास क्या है, हर एटम के पास फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट्स में क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, इन फिक्स सर्कुलर पाथ, एक फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, उसके बाद है ईच ऑर्बिट इज द इंटीजर ऑफ, ईच ऑर्बिट इज द इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा। अच्छा, ये इंटीजर क्या है, इंटीजर देखिए, इंटीजर हम कहते हैं होल नंबर को। ठीक है, इंटीजर हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है ना, तो होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन 1 2 3, तो कह रहा है कि ईच ऑर्बिट इज द इंटीजर। मैंने यहाँ पर n, पहले ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 1 कहा, दूसरे ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 2 कहा, तीसरे को n इज इक्वल टू 3, चौथे को n इज इक्वल टू 4, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आपको नंबरिंग तो आती होगी। तो ईच ऑर्बिट इज द इंटीजर ऑफ, यानी कि हर ऑर्बिट हमें किस तरीके से, अगर पहला होगा तो n इज इक्वल टू 1, दूसरा होगा तो n इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से। as long as electron remains in same orbit, अगर इलेक्ट्रॉन रिमेन है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रह रहा है शांति के साथ आराम से, तो वो क्या करेगा, अगर उसमें रह रहा है तो इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन आराम से अपने घर में रह रहा है तो वो क्या करेगा, ना एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, वो रह रहा है आराम से, वो रिवॉल्व करता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये मेन जो है ना, रदरफोर्ड के मॉडल में ये मसला आ रहा था, ये डिफेक्ट आ रहा था। इस डिफेक्ट को उसने रिजोल्व किया। पहला डिफेक्ट क्या रिजोल्व किया कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम हायर टू, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर, फिर क्या होगा हमारे पास, इट इमिट्स एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ भागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ भागेगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। लेकिन अगर इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर, अगर लोअर टू हायर हो तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सही है,
एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद हमारे पास है एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन ऑफ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगा। मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी वो भी तो यही थी ना, क्वांटम थ्योरी थी। उसने क्या कहा था कि लाइट जो हमारे पास ड्वेल नेचर है और वो उसके क्या होता है, वो क्वांटम बिहेव कर रहा होता है। तो उसने कहा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि पार्टिकल्स के तौर पर या पार्टिकल्स की तरह वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या पैकेट्स की तरह। यानी कि आप उसको गिन सकते हो, एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम किसने बताया, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन। ये काम किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है, वो नील बोहर ने बात बताई थी। ठीक है, क्वांटा से क्या मुराद है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एक पैकेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये एनर्जी कोई इमिट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पैकेट होगा, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, इस तरीके से क्वांटा की फॉर्म में होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, और हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्या होता है भाई, H न्यू। यहां पर H क्या है हमारे पास, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और न्यू हमारे पास क्या है, न्यू इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली दोस ऑर्बिट्स वेयर only in those orbits where angular momentum is the integral multiple of h over 2 pi। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जहां पर जो है एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता है मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि mv हमारे पास मोमेंटम होता है। ठीक है, और अगर एंगुलर मोमेंटम हो, यानी कि किसी भी सर्कल का मोमेंटम हो, तो हम उसको वहां पर रेडियस लगा देंगे, mvr हो जाएगा। सर्कल का रेडियस होता है ना, तो क्या उसने कहा, ये हमारे पास क्या है, mvr मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम mv होता है और r हमारे पास रेडियस है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोस ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2 पाई। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल हो, क्या मल्टीपल हो, एंगुलर मोमेंटम इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब हमारे पास ऑर्बिट एक भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। ठीक है, ये इसका जो है ये बेसिक था। ठीक है, mvr हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, h प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई हमारे पास। ठीक है, ये कांस्टेंट है, नोट कर ले इसको जल्दी से, कर लिया नोट? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ पोस्टुलेट्स थे और वो बेसिक मैंने आपको ये पूरा का पूरा इस पर समझा दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स ऑर्बिट में, किसी भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी ना इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ये एक बात तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, किस किस ऑर्बिट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम, जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो mvr होगा उसका, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। तो h के साथ मैंने n लगा दिया, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, 1 2 3 4 जो भी हो सकता है, और mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ईच ऑर्बिट इज द इंटीजर ऑफ 1 2 3 4। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3,